पापा जो है जिन लोगों को एक देखते थे, सैल्यूट करते थे, उनका बेटा भी उसी पद पे उतने ऑफिसर रैंक पे पहुंच गया। पीटी क्लियर करने के जो 2-3 तरीके हैं मैंने जो अपनाए हैं। अब आयोग क्या हो रहा है कि 2 स्टेटमेंट वाइज 3 स्टेटमेंट के प्रश्न डालने लगा है। तो पीसीएस का इवन जो मैं करंट तक भी नहीं पढ़ा था, तो उसमें मेरा करीब 6-7 मार्क्स से पीसीएस में नहीं प्रीलिम्स हो पाया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा में डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्टेड पीयूष पांडे सर हैं। तो आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसी की, क्या माध्यम रहा और क्या क्या चीज़ें सर ने फॉलो की थी अपनी तैयारी के दौरान, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या पढ़ाई आपकी रही? जी, मैंने ये जो हाई स्कूल और इंटर है यूपी बोर्ड से किया हुआ है। उसके बाद मैंने बीएससी मैथमेटिक्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया हुआ है। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हुआ है। वो मैंने मतलब तैयारी के साथ साथ पैरेलल मैंने किया हुआ है। उसके बाद पीसीएस की तैयारी की शुरुआत कैसी हुई? मतलब मोटिवेशन इसके लिए कहाँ से मिला कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहिए? सर, जो सिविल सर्विस की तैयारी है, तो मैं बेसिकली मतलब स्टार्टिंग मतलब पीसीएस की तैयारी तो स्टार्ट नहीं किया था। मैं यूपीएससी की तैयारी मैंने स्टार्ट की थी। उसके बाद उसमें मैंने 2-3 अटेम्प्ट दिए, तो उसमें जब फाइनल नहीं हो पाया, तो उसी उसी टाइम मुझे लगा कि चलो पीसीएस भी दे देना चाहिए। क्योंकि इसके अगर मेंस के देखिए स्तर पे देखा जाए तो 4 पेपर लगभग से जो सिलेबस है सेम है। हिंदी आपको यूपीएससी में कंपलसरी के रूप में पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे इसके मार्क्स ऐड होते हैं। इससे भी कमोबेश लगभग आसपास ही है। तो फिर मुझे लगा, और उस समय अभी इसके पहले ऑप्शनल भी हुआ करता था जो वहाँ भी है, तो कमोबेश लगा कि लगभग सिलेबस समान है, तो यहाँ भी दे देते हैं। तो इसके पहले मैंने एक और मेंस लिखा था, उसमें नहीं हो पाया था। ये मेरा दूसरा मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू था। तो इस रूप में मेरा सिलेक्शन हुआ है। जो आपने कहा कि सिविल सर्विस का जो विचार है, वो मतलब मेरे जब मैं वही अपने बचपन में था, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड में हैं, तो वो उनकी ड्यूटी आमतौर पे जैसे डीएसपी के साथ में या एसडीएम के साथ में या डिप्टी कलेक्टर के साथ में रहती थी। तो उनकी जो कार्यशैली होती थी, जब भी हम लोग साथ में बैठते थे, बातचीत होती थी, तो हमेशा उनके बारे में बताते थे कि किस तरीके से लोगों से उनका मिलना होता है। कभी कभी बहुत जो गरीब वंचित लोग होते हैं उनके लिए कुछ वो बहुत बेहतर भी कर पाते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें मैं सुनता था तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मुझे भी लगता था, मैंने भी डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विस की तरफ आऊँगा। इसीलिए मैं जब 12th के बाद मतलब मेरा मन बन चुका था, इसलिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय आया, यहाँ एडमिशन लिया। और ये आप जानते भी कि कहा जाता है कि इलाहाबाद जो है सिविल सर्विस का एक सबसे गढ़ रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे रह करके बाद में मैंने फिर तैयारी स्टार्ट करी थी। 2020 के बाद मैं दिल्ली चला गया था। 2020 में फिर वहाँ अभी वहीं रह रहा था। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया, आपके पिताजी ऑलरेडी मतलब डीएसपी लोग के साथ ड्यूटी पे जाते थे, तो जब आपका रिजल्ट आया तब पिताजी का या फिर उनके साथ जो मतलब अधिकारी लोग रहते थे उन लोग का क्या रिएक्शन रहा था? वो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था, खुश थे। क्योंकि जितने भी अधिकारी थे जो हमारे यहाँ के इंस्पेक्टर थे, तुरंत पापा को अगले दिन बुला करके मिठाई खिलाए, माला पहनाए। और जो हमारे यहाँ के जो डीएसपी है उन्होंने भी मतलब फ़ोन करके सम्मान मतलब उनको मतलब बोला और तो मतलब कांग्रेचुलेशन किया। तो काफ़ी ज़्यादा एकदम खुशी का माहौल था, क्योंकि पापा जो है जिन लोगों को एक देखते थे, सैल्यूट करते थे, वो ठीक है, उनका बेटा भी उसी पद पे उतने ऑफिसर रैंक पे पहुँच गया है। तो एक पिता के लिए इससे बड़ी शायद मुझे लग रहा है कि और खुशी कोई नहीं हो सकती है। अच्छा, अगर पूरा ओवरऑल अटेम्प्ट्स की बात करें कि कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए और मीडियम आपका क्या रहा? जी, मेरे पीसीएस के मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं, जिसमें मैंने 2 बार मेंस लिखा। अभी पहला मेरा इंटरव्यू था, इससे पहले मेंस लिखा था। वो मेरा मतलब नहीं हो पाया था, तो 6-7 नंबर से नहीं हो पाया था। इस बार मेरा मैंने इंटरव्यू दिया पहली बार, और पहली इसी बार में हो गया मेरा सिलेक्शन। अच्छा, जब आपने शुरुआत में तैयारी करना स्टार्ट किया था तो कहीं मतलब कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी? जी, मैंने जेआईएस से फाउंडेशन बैच किया हुआ है और वहीं मैंने पढ़ाई करी। तो स्टार्टिंग का जो था वहीं से मैंने किया। उसके बाद मैंने सेल्फ चूँकि जर्नी थोड़ी लंबी हो जाती है, तो फिर सेल्फ स्टडी से ही कोई भी व्यक्ति जो है वो सिलेक्शन पाता है। तो कोचिंग का तो मुझे लगता है कि 10 से 15% ही किसी भी जितने भी टॉपर्स हैं उनकी सक्सेस में योगदान होता है। जो मेन जो योगदान है वो उनका खुद का कंट्रीब्यूशन होता है। वो 80 से 85% जो है कंट्रीब्यूशन वो एक कैंडिडेट का होता है जो टॉपर बनता है या सिलेक्ट होता है। अच्छा, बात करें प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म जो पड़ते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, लेकिन फाइनल जो प्रीलिम्स के बाद मेंस का चांस मिलता है बहुत कम लोग को मिलता है। तो प्रीलिम्स के लिए ऐसी क्या रणनीति आपने बनाई थी या क्या छात्रों को बनानी चाहिए कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई कर सकें? जी, प्रीलिम्स के स्तर पे अगर मैं बताना चाहूँगा, तो मैंने जो 2 सीरियस अटेम्प्ट दिए। एक अटेम्प्ट जो मैंने आपको 3 अटेम्प्ट बताया, उसमें एक अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी के साथ दिया था। तो यूपीएससी का 1 हफ्ते पहले पेपर था, तो मैं पूरी तरीके से यूपीएससी पे ही फोकस था। तो पीसीएस का इवन जो मैं करंट तक भी नहीं पढ़ा था, तो उसमें मेरा करीब 6-7 मार्क्स से पीसीएस में नहीं प्रीलिम्स हो पाया था, क्योंकि मैं उसके में फोकस्ड भी नहीं था। मैंने 2 बार मेंस लिखे, दोनों बार चूँकि मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ है और दोनों बार मैंने सीरियस तरीके से पीसीएस को दिया, दोनों बार मेरा क्लियर हुआ है। इसके लिए मैं जो पीटी क्लियर करने के जो 2-3 तरीके हैं, मैंने जो अपनाए हैं, और जो आमतौर पे मैं आम जो टॉपर्स के साथ में अभी मतलब मिल रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, तो वो भी लगभग इसी के आसपास उनकी भी राय रहती है।
अगर 3-4 स्तरों पे काम किया जाए तो मुझे लग रहा है प्रीलिम्स पास करना आसान हो जाएगा और इतनी जो बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हैं, उससे आप अलग हो पाएँगे। उसमें एक है कि आपका करंट अफेयर्स का जो वेटेज है, वो आपका ठीक-ठाक रहता है, क्योंकि अगर आप प्रश्न पत्र देखेंगे, जो आप एनालाइज़ करेंगे पिछले विगत वर्षों के, तो आप पाएँगे कि 150 प्रश्न अगर आ रहे हैं, तो उसमें से 30 से 35 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछ लिए जाते हैं, लगभग इसी के आस-पास रहता है। तो अगर करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो मुझे लग रहा है एक आपको एज मिल जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। इसके लिए करंट अफेयर्स के लिए मार्केट में ठीक-ठाक सोर्स हैं। मुझे लग रहा है 2 मैगज़ीन आप कम से कम पढ़ें। उसके तो मुझे लग रहा है करंट अफेयर कवर हो जाएँगे, और आप अगर 30 28 35 मान लो क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में आ रहे हैं, अगर आप 28 से 30 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो आप, मुझे लग रहा है कि फिर आप प्रीलिम्स पास करने के लगभग पास कर ही जाएँगे, मुझे लग रहा है। ये करंट अफेयर्स की जो स्तर की बात है। जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, उसमें जनरल साइंस का वेटेज भी ठीक-ठाक रहता है। वहाँ से भी क्वेश्चन थोड़ा वेरिएशन होता रहता है, लेकिन कभी-कभी ये 25 भी क्वेश्चन चले गए हैं, कि मैंने जो एनालाइज़ किए पेपर। 2019 का अगर आप पेपर देंगे, तो वहाँ भी साइंस का जो जनरल साइंस का वेटेज था, वो ठीक-ठाक था। उस पे आप फ़ोकस करिए, क्योंकि स्टैटिक होता है, उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो साइंस टेक के जो क्वेश्चन्स होते हैं, जो पीटी में पूछे जाते हैं, वो आपकी, जैसे कोई अगर मिसाइल से कोई परीक्षण हो गया है उससे, जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, इससे पहले चंद्रयान जो 2 लॉन्च किया गया था, उसमें मतलब किस लॉन्च पैड था, उससे मतलब किससे लॉन्च किया गया, ये सब नाम वगैरह पूछ लिए जाते हैं। ये क्या है, जो साइंस टेक के जो क्वेश्चन आते हैं, वो आपके एकदम बिल्कुल 1 साल के जो आस-पास जो करंट रहा हुआ होता है, उसी से प्रश्न आते हैं। ये आप जो पेपर एनालाइज़ करेंगे, ठीक-ठाक ढंग से करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा। और कुछ जो है पॉलिटी का है, वहाँ से भी ठीक-ठाक प्रश्न आ जाते हैं, और आसान, मुझे लग रहा है कि पॉलिटी लगभग सभी लोग, कोई ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो कहता हो कि उसको पॉलिटी कठिन लगती है। थोड़ी-सी दिक्कतें स्टार्टिंग में होती हैं, लेकिन आप पॉलिटी को भी अगर अच्छे से पढ़ेंगे, तो जो क्वेश्चन्स आते हैं आपके हो जाएँगे। ये आपके ऐसे मैं एरिया बता रहा हूँ, जहाँ आपके अधिक से अधिक प्रश्न सही होने की संभावनाएँ होती हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको, मतलब अगर आप अच्छे से करेंगे, तो वो आप हो जाएगा। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आप अगर पढ़ाई करेंगे, और ज्योग्राफी में मैपिंग पे आपके अगर पकड़ अच्छी ठीक-ठाक है, तो मुझे लग रहा है फिर पीटी जो पास होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे भी, क्योंकि मैंने 2 सीरियस अटेम्प्ट दिए हैं, और दोनों बार से मैंने क्वालीफाई किया है। अच्छा, साल 2024 की बात करें तो अभी हाल ही में आरओ का एग्ज़ाम हुआ। अगर आपने उसका पैटर्न देखा होगा, तो पिछले जो पेपर्स होते थे आरओ चाहे पीसीएस के पेपर होते, तो उससे काफ़ी अलग पेपर था। पूछने का, क्वेश्चन बनाने का तरीका भी अलग था। करंट अफेयर भी जिस तरीके 20-25 आते थे, अभी बहुत कम कर दिए गए 4-5। तो मतलब इस बदलते पैटर्न के अनुसार अपने आप को किस तरीके से ढालें छात्र? जी देखिए, जो पेपर का पैटर्न बदल रहा है, तो देखिए आपको डेप्थ में, अब देखो एग्जामिनर है और जो आयोग है, चूंकि आपके पास क्या है कि सीटें बहुत कम हैं और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, तो अब वो ये चाहते हैं कि बस जो मतलब एक रटा रटाए कैंडिडेट है, जो ऊपर ऊपर की चीज़ें रट के आ गया, वो केवल सेलेक्ट होकर के फिर अंदर ना पहुंच जाए, जिसके अंदर जो डीप डेप्थ में एनालिसिस करने की जिसके अंदर क्षमता हो, और डीप में उसने पढ़ाई करी हो, तो वो ऐसे बंदे सेलेक्ट हों, और जिनके पास मतलब एक हिसाब से सोचने की ठीक ठाक क्षमता हो, उनके पास तो इंस्टेंट जो है एक हिसाब से डिसीजन लेना हो, तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप ठीक ठाक तरीके से पढ़े रहेंगे। वहाँ भी अब देखो क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, जो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पीसीएस आयोग भी डालने लगा है यूपीएससी के पैटर्न पे। पहले आप देखेंगे, अगर 2000, मुझे लग रहा है 15 या 2010 या से 2017-18 तक का पेपर देखेंगे, तो आप पाएंगे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन हुआ करते थे। अब क्या हो रहा है कि अब फैक्चुअल का जो क्वेश्चन है वो कम होते जा रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो भी आगे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि वो कोशिश करें कि अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाएं, कि कॉन्सेप्ट पे अगर आपकी पकड़ रहेगी, तो जो उनके बीच कॉन्सेप्ट से ही फैक्ट निकल के आते हैं, और कभी कभी क्रोनोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप क्या है, आप उनको कर ले जाएंगे। तो आप डेप्थ में पढ़ाई करिए, रिवीजन अधिक से अधिक करिए, रिवीजन पे आप ज़्यादा मैक्सिमम फोकस करिए। जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उतना मुझे लग रहा है कि आप क्या होगे, क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि रिवीजन अगर कम होता है, तो आमतौर पे मैंने भी इस चीज़ को फील किया है कि मैं वही क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत कम समय में कर पाता हूँ, जिसमें मुझे ठीक ठाक उसको मैंने डेप्थ में बार बार रिवीजन किया था और बार बार पढ़ा था। क्योंकि जैसे अब आयोग क्या हो रहा है कि 2 स्टेटमेंट वाइज 3 स्टेटमेंट के प्रश्न डालने लगा है। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो है, तो उस टॉपिक से अगर प्रश्न आया है, तो आप तो ये आपके मन में तो ये आएगा कि ठीक है, मैं पढ़ के तो आया हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा, आपके पास आंशिक जानकारी होगी कि आपके 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको 1 स्टेटमेंट आ रहा है, 2 स्टेटमेंट आ रहा है, तीसरे स्टेटमेंट आपको भली अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है। उस स्थिति में क्या होता है, चूंकि प्रेशर होता है एग्जाम हॉल का, टाइम की बाउंडेशन होती है, तो ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और उसमें अगर पता लगा कि 2 उसने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, तो 2 में आप कंफ्यूज होकर फिर गलती कर देता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप अधिक से अधिक रिवीजन करिए। जो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन है, वो इस समय पीसीएस में वेटेज ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उस वजह से क्या होता है, काफ़ी सारे छात्रों का एग्जाम हॉल में जब जाते हैं एग्जाम देने, तो वहाँ पर टाइम की भी कमी पड़ने लगती है।
तो टाइम कम वहाँ पर ना पड़े उसके लिए पहले से किस तरीके प्रैक्टिस करना चाहिए? जी, जहाँ तक कथन और निष्कर्ष के प्रश्न हैं, तो मैंने भी देखे कि वहाँ पे क्या होता है, जब वहाँ पे कन्फ्यूज़न उस स्थिति में ज़्यादा होता है, जब कथन भी सही होता है और न्यू जो आपके कार्ड भी सही होता है, आपको उसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है, इस स्थिति में बच्चे आमतौर पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसके विषय में मैंने एक द ओनली पीसीएस यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने पॉलिटी को डिस्कस किया हुआ है और ऐसे प्रश्न मैंने बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाने की कोशिश करी है। अगर किसी भी बच्चे को इस तरीके के प्रश्न में अगर दिक्कत आ रही है, तो द ओनली पीसीएस यूट्यूब चैनल को आप जाइए, उस पे पॉलिटी की मेरे तो मैंने ही क्लास ली है, उस पे पढ़ी हुई है, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ भी बता देना चाहता हूँ इस स्थिति को कि जैसे कथन आपने पढ़ा है, तो उसको कथन के बाद जो कारण होता है, वहाँ पे आप क्योंकि लगाइए, क्योंकि शब्द से उसको जोड़िए और अगर वो स्पष्ट हो रहा है, तो आप समझिए कि वो उसकी व्याख्या कर रहा है। अगर उससे क्योंकि आप लगाएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो ये होगा कि उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। जब दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं, उसका हल यही है, क्योंकि आमतौर पे कंफ्यूजन वही होता है। अगर एक स्टेटमेंट गलत हो गया, तब तो उसका हल मुझे लगता है बहुत आसानी से निकल आता है, क्योंकि ये गलत हो गया तो उसमें ऑप्शन में दिया रहता है कि आर सही होगा, या आर गलत हो गया, कारण सही हो गया, तो गलत कथन जो होता है अपने आप सही हो जाता है। उसको अगर मान लो एक उसमें नहीं आ रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यही मुझे लग रहा है करें, और उस पे आप यूट्यूब चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं, द ओनली पीसीएस यूट्यूब चैनल। अगर ओवरऑल मेंस की स्टडी की बात करें तो आपने क्या रणनीति मेंस के लिए फॉलो की थी? जी, मेंस की जो मतलब मेंस के स्तर पे अगर बात की जाए, तो मुझे लगता है कि मेंस में भी मैंने बहुत डिटेल में काम किया था और उसमें मैंने सेल्फ नोट्स में मैंने काफ़ी जोर दिया था। सेल्फ नोट्स की बदौलत ही मैं आज आप लोगों के समक्ष यहाँ पे बैठा हूँ और इंटरव्यू मतलब कर रहा हूँ। तो सेल्फ नोट्स में ये होता है कि आप देखो, आपने अगर कोचिंग ज्वाइन भी करी है कोई, तो वहाँ क्या होता है, कभी-कभी कुछ सब्जेक्ट पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया है, कुछ सब्जेक्ट को जो है बहुत इंटरनल सिक्योरिटी, तो उस पे उतना जोर नहीं दिया गया, 5 ही 10 दिन में क्लासेस खत्म कर दी गई। जो भी बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन करी होगी, उनको ये बात पता होगी, एनवायरनमेंट पे उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। हिस्ट्री पता चलेगा, आप 2-2 3-3 महीने पढ़ते रहेंगे। तो इस तरीके से समस्याएं होती हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जो भी आपका सिलेबस है और मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आप अपनी टेबल पे रखिए पढ़ते वक्त, और आप अपना सिर्फ सिलेबस रखेंगे। मान लो आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, और तो आप क्या करिए कि उसका जो सिलेबस है हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस है, अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ने जा रहे हैं, तो उस सिलेबस के मेन पॉइंट उसमें कौन कौन से दिए हुए हैं, उनको आप उठाइए। जैसे वास्तुकला के बारे में मतलब कहा गया है, कला के रूप में के बारे में कहा गया है, और जो अन्य शैलियाँ हैं उसके विषय में जो आर्ट एंड कल्चर में बात की गई। तो जैसे कला के रूप है, तो उसमें आप कला के रूप में क्या है, उसको फिर आप क्या है कि क्लासीफाई करिए कि मूर्ति कला आपकी है, स्थापत्य कला है, चित्रकला है। उसके बाद उसको क्या करिए, हड़प्पा से स्टार्ट करिए, बाद में अभी तक आधुनिक तक जो जो उसमें विकास हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपना नोट्स बना लीजिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये मैं एक आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से समझाया हूँ, ये आप हर जितने प्रश्न पत्र हैं उन सब में आप यही कर सकते हैं, क्योंकि आप हर पॉइंट पे आपके पास कम से कम 3 से 4 पेज का कंटेंट होना चाहिए। और आप इतना भी कंटेंट ना बनाएं जिससे 10 पेज का पता चले आप कंटेंट बना ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा, जिन लोगों ने मेंस लिखा भी होगा उनको पता तो बिल्कुल अच्छी तरीके से होगा कि जो शॉर्ट आंसर आते हैं 2 पेज के होते हैं, लॉन्ग जो 3 पेज के होते हैं। अब आपने मान लिया किसी भी टॉपिक पे आपने 10 पेज का कंटेंट बहुत अच्छा बना लिया, बहुत मेहनत करी आपने, और उसी जो आपने नोट्स बनाया उसी कंटेंट से ही आपका प्रश्न भी मान लो आ गया। आप जरा सोचिए कि 10 पेज का आपके पास कंटेंट है, आपको लिखना है 2 पेज, वहां पे समय आपके पास है 6 से 7 मिनट। तो फिर आपके साहब के पास समझ एक जो फिल्टर करने की जो समस्या उत्पन्न होगी कि कौन सा कंटेंट 10 पेज में इंपॉर्टेंट है जो मैं वहां पे लिखूं, और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा और सभी लोगों को ये मतलब कहना चाहूंगा कि आप मैक्सिमम 4 पेज का कंटेंट बनाइए किसी पे। उसी में आप क्या करिए, जो करंट से अगर रिलेट होने वाले टॉपिक हैं उनको आप इंडेक्स के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से, और जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं जो अपडेट हो रही हैं, तो उनसे आप जोड़िए उनको। और उसके बाद उनको क्या करिए, आप ऐसा करेंगे तो मुझे लग रहा है मेंस के स्तर पे कोई समस्या नहीं आएगी। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, और सिलेबस के माध्यम से आपको ये पता है कि हमारे से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मतलब किन किन एरियाज से पूछे जाएंगे। इन पे आप लोग काम करिए, मुझे लग रहा है फिर कोई समस्या नहीं होगी। मेरा जो मेंस है उसमें भी मेरी ठीक ठाक पकड़ थी, इसीलिए मैं दूसरे अटेम्प्ट, एक बार मैंने गलती करी, वहां से मेरा गलती मैंने करी और उसमें मेरा फाइनल नहीं हो पाया, तो दूसरी बार मैंने फिर तुरंत उसको सुधार किया, और मैं आप मतलब इसमें फर्स्ट इंटरव्यू मेरा लगा और सेलेक्ट हो गया। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि रिप्रेजेंटेशन पे, जो मेंस का जो है उस पर रिप्रेजेंटेशन पे आप लोग काम करिए। मैपिंग की जहाँ जहाँ जरूरत पड़े उसको बनाइए, फ्लो चार्ट की जितनी जरूरत पड़े उसको बनाइए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे आप अगर हो सके तो आप पहले से तैयार करिए हर टॉपिक पे, तो उससे क्या होगा, आपकी समय बचेगा और आप अच्छा मार्क्स लेकर के सेलेक्ट हो पाएंगे।
अच्छा, जैसे आपने बताया कि पहली बार जब आपने मेंस दिया था, उसके बाद अभी दूसरी बार दिया, तो इस बार सिलेक्शन हो गया, उसके पहले नहीं हो पाया था। तो आपको क्या लगता है कि मेंस में कहाँ गलती आपसे हो रही थी, जिसकी वजह से जब आपने पहले दिया था तब नहीं हुआ था? जी, देखिए मेंस में जो गलती की बात है, तो उसमें मुझे लगता था कि जो इस बार के कंपैरिज़न में अगर मतलब देखा जाए, तो उसमें मेरे थोड़े से क्या होता था रिप्रेजेंटेशन के स्तर पे थोड़ी-सी कमी थी। मेरे पास कंटेंट तो आम तौर पे क्योंकि मैं मेंस का जब सिलेबस अगर आपने तो एक-एक पॉइंट तैयार कर लिया है, तो कंटेंट फिर कमी की नहीं रह जाती है। फिर अब वही बात में आ जाती है कि रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने मान लिया बहुत अच्छे आपके पास कपड़े हैं, ठीक है? आपके पास अगर पहनने का ढंग नहीं है, तो फिर आप क्या होगा, आपको फिर वो उतना उतना अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को एक हिसाब से आकर्षित नहीं करेगा। तो सेम सिचुएशन आपकी मेंस की आंसर मतलब मेंस की जो आप लेखन शैली करते हैं उसमें भी। आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो एग्ज़ामिनर को अट्रैक्ट नहीं करेगा और मार्क्स आपके कम हो जाएँगे और एवरेज मार्किंग हो जाएगी। मेरे साथ भी शायद यही समस्या हुई कि मेरे मुझे नंबर बहुत कम भी नहीं मिले, बट एवरेज मार्किंग मेरी हो गई थी, वो भी जीएस के 3 पेपर में। उसमें लगभग आस-पास हो गए थे। तो मुझे लगता है कि आप रिप्रेजेंटेशन पे काम करिए, अधिक से अधिक मैप बनाइए और फ्लो चार्ट डायग्राम का स्टेट में एग्जाम वो क्या करिए यूज़ करिए और अधिक से अधिक क्या करिए पैराग्राफ लिखने की मुझे लग रहा है कि जो मतलब आप लिखना छोड़िए, टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करिए, बुलेट पॉइंट में लिखिए, एरो बना के लिखिए और अधिक से अधिक अगर आपके पास एग्जाम्पल हो तो एग्जाम्पल देने की कोशिश करिए क्योंकि उससे जब एग्जाम्पल आप दे देते हैं तो उससे आपका आपने जो बात कही वो जस्टिफाई हो जाती है। तो मुझे लग रहा है इन सब स्तरों पे अगर आप काम करेंगे तो आपके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। अच्छा सर, हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो कि कहीं ना कहीं पीसीएस की तैयारी में लगे हैं, कई सारे अटेम्प्ट दे चुके हैं, या फिर कुछ नए छात्र भी होंगे, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा? जी, उनके लिए सजेशन यही है अगर उनमें अगर प्रीलिम्स के स्तर पे क्योंकि जो अगर लगातार दे रहे हैं वो फाइनल नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो अपने आप को मतलब अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करें कि उनकी दिक्कत कहाँ पे है। किसी की दिक्कत क्या है प्रीलिम्स है, किसी की दिक्कत मेंस है। जैसे मेरे साथ हरिकृष्णा जी हैं, तो उन्होंने क्या किया उनकी प्रीलिम्स की दिक्कत थी ही नहीं क्योंकि उन्होंने टोटल 17 मेंस लिखे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने प्रीलिम्स 17 बार पास किया होगा। अलग-अलग स्टेट के उन्होंने मतलब मेंस लिखे हैं। तो उनकी क्या स्टार्टिंग में दिक्कत थोड़ी-सी मेंस की थी। उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया और देखिए आप सेलेक्ट होकर के मेरी उनकी 17 रैंक है, मेरी 19 रैंक है। मेरे साथ मेरे बैचमेट हैं। तो उन्होंने तुरंत आइडेंटिफ़ाई किया। तो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो मेंस के स्तर पे उनमें कोई अगर मेंस में उनको आइडेंटिफ़ाई करें कि अगर मेंस के स्तर पे दिक्कत है, उनकी लेखन शैली कैसी है, कभी-कभी तो इन सब स्तरों में काम करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करिए कि कहाँ पे उनकी दिक्कत हो रही है। फिर उसी पे आप अधिक से अधिक जो कोशिश करिए, उस पे प्रयास करिए और जो-जो दिक्कत हो रही है, उसको आप नोट डाउन करिए कि कहाँ दिक्कत हो रही है। किसी को हिस्ट्री नहीं मान लो समझ में आ रही है, तो हिस्ट्री पे आप काम करिए। अगर पॉलिटी नहीं समझ में आ रही, पॉलिटी पे काम करिए क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको एफर्ट अधिक से अधिक मानना पड़ेगा क्योंकि इतनी कम सीटों में लाखों अभ्यर्थियों में आपको कम्पीट करना है, तो उसके लिए आपको प्रयास उसी स्तर पे आपको देने पड़ेंगे। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए इतना कीमती समय अपना निकाला। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो अभी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।